इंजेक्शन। हाँ, मुझे भी एक टाइम पे डर लगता था, बट अब तो मैं डरने लगता हूँ। Let's come to this beautiful lecture, work, energy and power. क्लास 11th का एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा, ज्यादा तकलीफ देने वाला चैप्टर नहीं है ये, बट काफी चैप्टर्स का बेस बनाता है। एग्जैक्टली, दिस इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। आपको जैसे कि पता है कि हम इस PYQ एक्सप्रेस नीट की तरफ एक कदम, ये जो हमारी सीरीज है, इसके अंदर हम थियोरेटिकल लेक्चर और उसके बाद PYQ की तरफ अपना बढ़ते हैं, राइट? ये हमारा एक पैटर्न है। एग्जैक्टली, आज हमारा उस सीरीज का डे 8 है, आई गेस। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, तो 16th of Jan 2024 एंड आप लोग काउंट डाउन कर रहे थे, तो आई थिंक लेट्स टेक इट हियर आल्सो। मैम 18 को या 18th। सो लेट्स स्टार्ट। वर्क, एनर्जी एंड पावर, 3 चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। सबसे पहले वर्क को समझते हैं, ठीक है? एनर्जी, पावर और ठीक है आ जाएगा वो भी, पर सबसे पहले वर्क की बात करते हैं। तो बताओ वर्क क्या होता है? कहोगे इसलिए तुमने लेक्चर ज्वाइन किया है। काम करने के लिए फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसे हम वर्क कहते हैं। ओके, बॉडी डिस्टेंस नहीं होगी तो वर्क 0 माना जाएगा। सो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकती थी, बट मैंने क्यों अपने आप को तकलीफ दी स्केलर लिखने की? द रीजन इज कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स को आप जब मिलाते हो, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कराते हो, तो वहां पर आपके पास 2 तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, कोई इस टाइम अभी कुछ नहीं बोलना। जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट से आइदर यू कैन गेट अ स्केलर नंबर, मतलब यू कैन गेट 2 3 7 लाइक दैट, ठीक है? तो इस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है? जिसे आप डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हो। जब आपको 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराकर एक तीसरा वेक्टर मिले, ठीक है, तो उस वेक्टर को, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? इस तरीके से 2 आपको डील करने होते हैं वेक्टर्स के साथ। बाकी आपको एक चीज पता है कि इसमें होता है A डॉट B is equals to some scalar, let's say C, कुछ भी है ना, कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा A क्रॉस B is equals to वेक्टर C। ध्यान रखना, ये जो वेक्टर C है, दिस इज परपेंडिकुलर टू B एंड इट इज परपेंडिकुलर टू A एज वेल, ठीक? तो बेटा आपका ये जो वेक्टर प्रोडक्ट के 2 तरीके हैं, इसमें से हमारे पास वर्क स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क खुद में एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट से आता है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डिस्कशन, देखो ये एक 1 शॉट है, एक रिवीजन सीरीज है, तो हम हर टॉपिक की डिटेल में नहीं जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे जहां तक पहुंचना हमारे लिए जरूरी है, राइट? फिर एक आता है, हाँ सेकेंड, टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है? टाइप्स ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमको मिलते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव, और एक आता है आपका जीरो। देखिए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो? 0 डिग्री। 90 आई गेस कि जब एक्यूट एंगल हो। यस शायद नहीं पक्का, क्योंकि cos थीटा की बात हो रही है ना। आप हमेशा ध्यान रखो कि cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी हर तरफ वो नेगेटिव है ना? तो वैसे आप बस ऐसे मान लो, अक्यूट एंगल्स में अपन ऐसे ही मानते हैं। जब हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल आता है, तब ऑब्ट्यूस एंगल में हम लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा नेगेटिव वर्क डन दे रहा है। और जब वो एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए, स्पेसिफिक 90 डिग्री हो जाए, तब 0 वर्क आता है। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि भाई 270 से 360, तो हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर्स में हम 2 वेक्टर्स के बीच स्मॉलर एंगल को हमेशा कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
maybe this is a vector A and this could be a vector B. ठीक है, so there are two angles in between these two vectors, one is theta and the other one is 2 pi minus theta, so you will always consider the small one. ठीक है, so that's why the classification is lies under acute and obtuse only. ठीक है, सिर्फ acute obtuse में वो इसलिए lie करता है. Is that fine? Yes ma'am. Is that fine? Okay. ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछें. एक क्वेश्चन मेरे को बड़ा पसंद है, मैंने निकाला था वो. यस, इस क्वेश्चन को कराने का पता एक पॉइंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, जिससे मैं खाली अगर एक स्लाइड पे चमका चमका के लिखा दूं तो भी आप लोग भूल जाओगे, कितना भी मैं उस पे के लिख लूं, लाइक भूल जाओ. या तो हमारे पास एक पुली है, ठीक है, और उस पर हमने दो मासेस हैंग किए हुए हैं, एक है 1 kg और एक है 2 kg. ठीक, नाउ क्वेश्चन इज कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल एंड टेंशन फोर्स ऑन बोथ ब्लॉक्स. ठीक है, व्हेन block of M is equals to 2 kg moves by 3 meter. समझ में आया? जब 3 मीटर 2 kg वाला ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाए तो उस पॉइंट पर, उस इंस्टेंस तक कितना वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स ने दोनों ब्लॉक्स पे किया और कितना वर्क टेंशन ने किया, ये आपको बताना है. और इसको कराने का सिर्फ पॉइंट ये है कि इससे मुझे आपको एक चीज बतानी है जो आप मैथमेटिकली देख लोगे तो शायद लाइफ में कभी ना भूलो. अभी समय हो रहा है 20:43, क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. टोटल वर्क डन बताना है. नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स. सी, वर्क डन हर फोर्स का अलग होता है और हमेशा आपके पास फोर्स मेंशन होगा कि किस फोर्स की बात हो रही है. जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन फोर्स के 2 फोर्स मेंशन कर दिए हैं. इज दैट फाइन? यस मैम. हम क्वेश्चन तो समझ आ गया, बट नमस्ते सृष्टि जी. पुली मास स्लैश है. हाँ जी अनु, कभी आपको ना गिवन हो ना अनु, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं, आपको मान लेना है कि वो आइडियल है. अपने को हमेशा ध्यान रखना, whenever we are doing PYQs, whenever we are doing numericals, we have to develop a solver attitude. I need to solve this question, so I will never increase complications for me. Is that fine? Yes ma'am. ये थोड़ा साइड इफेक्ट है आज DCP बैच को पढ़ाने का. Okay. Yes ma'am. Cool. टेंशन तो समझ आ रहा. मैम इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है क्या? वो क्वेश्चन वाला नहीं, जस्ट आपको टेंशन निकालनी है दोनों फोर्सेस का. आप मुझे बता दो कि टेंशन ने 2 kg वाले ब्लॉक पे कितना काम किया. ठीक है, वर्क कितना रहा, 1 kg के लिए कितना रहा. मैम वो क्वेश्चन वाला टेंशन है. समझ गई, मैं समझ गई. ये नहीं समझूंगी तो और क्या. मैम मेरा आंसर आ गया, गुड. बट गलत है. How could you say so? मैम क्योंकि आप भी उसके बाद यही कहोगे. Oh, now you make it very difficult to say it. और चलो बोलो. मैम मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है 30 जूल्स और टेंशन फोर्स का आ रहा है -30 जूल्स. वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स आपको 2 ब्लॉक पे निकालना है, 1 kg और 2 kg का अलग अलग. तो अलग अलग बताओ. वो अलग अलग निकाल के मैंने ऐड कर दिया. नहीं, ऐड नहीं करो, मेरे को बताओ 1 kg पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया. मैम 1 kg वाले पे -30 और 2 kg वाले पे 60. ओके, और व्हाट अबाउट टेंशन वाला फोर्स? इसमें अपोजिट आ रहा है. मैम मेरा टेंशन Opposite 12 क्या आ point रहा है? something आ रहा है. मैम जैसे कि 2 kg वाले पे नहीं 2 kg वाले पे मेरा -60 आ रहा है और 1 kg वाले पे +30. पता है, आपका ग्रेविटेशनल वाला बिल्कुल सही है तनुष्का, टेंशन वाला खराब है. सी,
आप में आता गलत आ रहा है, बड़ा सेट के सही आ रहा है। मेरा 20 आ रहा है। नहीं 20 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा। चलो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू। जब भी कभी आपसे बोला जाए, अलीशा आप हो क्लास में? अलीशा है क्या? यस मैम। आपका आया? करा आपने थोड़ा बहुत ट्राई की कैसे करना है? देखो आपको इस क्वेश्चन में, चलो मैं बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में हमको बोला कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैंने क्या बोला कि 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। अगर ये 2 kg वाला ब्लॉक डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है तो दिस ब्लॉक विल डिस्प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? बोलिए, है ना, बंधा हुआ है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यस मैम। हर जगह। तो अगर मैं आपसे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg वाला ब्लॉक निकलवाना चाहूं तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे, इसको और थोड़ा सा सही से लिख देते हैं जिससे कि हम एंगल्स को ना मतलब समझ पाए, उनको इंक्लूड कर पाए डिस्कशन में, इस तरीके से लिख देते हैं। तो आप कहोगे कि मैम फोर्स तो नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है? mg लग रहा है, यानी कि 20 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का है, आपने कहा डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0, व्हिच मींस कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ 20 into 3, राइट? ये हो गया आपका पॉजिटिव 60 जूल्स। 60 जूल, ओके। हाँ, अब मैं पूछूं ग्रेविटेशनल फोर्स मास 1 kg पे कितना वर्क करी है, तो आप फिर से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, आप कहोगे कि मैम फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ है व्हिच इज 10 और डिस्प्लेसमेंट अबव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है, व्हिच मींस कि थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा 180 डिग्री होगा तो पुट नेगेटिव साइन ओवर देयर, राइट? ये हो गया नेगेटिव ऑफ 30 जूल्स। तो पहले दो आंसर तो ये आए। अब दूसरा मुझे चाहिए वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। अब आप एक चीज समझो ना कि अगर मैं वर्क डन निकालूं तो मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 3 मीटर का, वर्क डन आपको, वो फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई हमको टेंशन फोर्स निकालनी है सबसे पहले, ये सुनो। अगर टेंशन फोर्स पता चल जाए तो वर्क डन निकाला जाएगा। तो हमेशा सबसे प्यारी चीज होती है कि आप किसी भी डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम वाला हरकत कर दो, मतलब कि आप फोर्सेस बना दो। तो इसमें जब मैंने देखा कि 20 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो टेंशन फोर्स अपवर्ड आएगी, स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन फोर्स यहाँ भी अपवर्ड आएगी। अब आपको पता है कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ब्लॉक 1 kg वाला ऊपर मूव किया है, तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो ना कि T minus 10 is equals to A, लिख सकते हो, ठीक है। और होगा दूसरे आप लिख सकते हो कि 20 minus T is equals to A, 2A, लिख सकते हैं। यस मैम। यहां से एक बार एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो कैसे आएगा? 10/3। हाँ, एक मिनट रुकना, एक मिनट। T minus 10, 20 minus T, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे? इसको उसको सॉल्व करते हैं, T से T मतलब ऐड करा देते हैं, है ना? तो 20 10 30 और ये हो जाएगा 2A 3A। तो बेसिकली एक्सेलरेशन 10, यानी कि ये बेसिकली G आ रहा है ना, राइट? मैंने यहाँ पे भाई M इंटू जी लिख देते, आप 1 इंटू जी लिख देते तो वो G आ जाता, राइट? समझ रहे हो? मैंने 10 जो लिखा है दैट इज बेसिकली M इंटू जी, है ना मैम? बट यहाँ पर तो मैम 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे ना। 10 होगा ना, 10 इक्वल टू 3 है। क्या बेटा, क्या? हमारी मैथ्स थोड़ी खराब है। बेटा क्या मैम, बोल जैसे रहे हो? आपने लिखा हुआ इनको- तो है सारा कुछ। यस मैम, हमारी मैथ्स थोड़ी खराब है। इट्स G/3 ऑलरेडी गाइस। अनु, इट्स G/3 ना बेटा? यस मैम। हाँ मैम। कोई भी यूट्यूब वाला बच्चा मजाक नहीं करेगा, रिकॉर्डिंग पूरी जाएगी क्योंकि। सो बेसिकली एक्सेलरेशन इज G/3, यू आर राइट। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। टेंशन आ जाएगा बेसिकली आपके पास। तो T minus G is equals to G/3 and it would become कितना आ जाएगा? 4G/3।
है ना, है ना, है ना, यानी कि 40/3। यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आप एक काम करो, पहले टेंशन मतलब ऐसे निकालो कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg। तो 2 kg के लिए आ जाएगा, टेंशन लग रही है ऊपर, ब्लॉक मूव कर रहा है डाउनवर्ड, राइट, तो नेगेटिव वर्क डन होगा। यस टेंशन है Yes, 40/3 ma'am. और डिस्प्लेसमेंट भी 3 है, यानी कि ये हो गया -40 जूल्स। अब अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 kg वाला ब्लॉक, तो ध्यान रखना टेंशन भी अपवर्ड लग रही है, ब्लॉक भी अपवर्ड मूव कर रहा है, तो वो हो जाएगा 40/3 into 3 एंड इट इज पॉजिटिव 40 जूल। तो अब आप एक चीज बताओ कि अगर मैं इन दोनों फोर्सेस, इन दोनों वर्क डन्स को ऐड करूं, यानी कि मैं निकालना चाहूं work done by tension force on the system, since pulley is a system, right, pulley and those two masses are the system, तो आप बोलोगे कि मैम work done is 0 जूल। और यही मैं आपको फैक्ट बताना चाह रही थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि टेंशन फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, राइट। और हमेशा ध्यान रखना कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज 0 जूल। दिस इज अ फैक्ट। तो अब से अगर कोई आपको ये क्वेश्चन देता है, तो मुझे देखो आपको फील कराना था, इसीलिए मैंने वो पूरा डेरिवेशन कराया। बट आज के बाद अगर कोई आपसे इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन का जिक्र करे, तो सिर्फ आपको बाकी फोर्स को कैलकुलेट करना है, उसको 0 लिख देना है। इज दैट ओके? इसी चीज का यूज, ये जो मैंने बात लिखी है ना, इसी फैक्ट का यूज, अब तो आपके उसमें शायद कंस्ट्रेंट मोशन पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मतलब कंस्ट्रेंट नहीं है आपके सिलेबस में आई गेस, बट इसी बात का यूज करके कंस्ट्रेंट मोशन के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सिर्फ इसी बात का यूज करके कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से वर्क डन 0 आता है। दिस इज अ ट्रिक बेसिकली एंड अ फैक्ट ऑल्सो। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमेशा ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, आपने जैसे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, बट हम बहुत सारी फोर्सेस को भले ही नेट फोर्स मान के बाकी सारा काम कर लें, दैट इज फाइन, बट जब डिस्प्लेसमेंट की या वर्क डन की बेसिकली आप बात करते हो, तब आप हमेशा इंडिविजुअल फोर्स को कंसिडर कर ही करोगे। एक फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होना है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी फोर्स से, मतलब एक फोर्स का जो होना है, ठीक है। बाकी वो जो नेट इफेक्ट है वो अलग चीज है, वो तो पूरा आप इंटायर उसमें देखोगे। पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई मैंने आपको एक फोर्स दी है, बॉडी इस पॉइंट से उस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस हुआ है, आप मुझे बता दो कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया, तो सिर्फ आप उस फोर्स को रखोगे और dx रखोगे। समझ में आ रहा है कि इस तरीके से सॉल्व करोगे? Yes, Okay? ma'am. तो एक इंडिविजुअलिटी होती है फोर्स की जो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होती है आगे के लिए। तो अब हमने बेसिक बातें कर ली, वर्क के बारे में बात कर ली, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात कर ली, एक बहुत प्यारी सी बात हमने जान ली। अब डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और आगे इस बात पे जाता है कि वर्क आपके फोर्स आपके पास किस किस तरीके की आ सकती है। तो देखो, फोर्स का जो हमारे पास डिस्कशन हो सकता है वो हो सकता है एक कांस्टेंट फोर्स का। तो जब भी आपके पास बेटा कांस्टेंट फोर्स आएगी तो वर्क डन बड़ा सिंपली निकलेगा F.S करके, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। जब आपके पास एक वेरिएबल फोर्स आ जाए, ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए आपको निकालना होता है dw, ठीक है, तब आप F.ds करके निकालते हो, जो भी आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे रखी होगी। जब आपके पास एक तरीके के और क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, बेसिकली ये आपको फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि भैया वर्क डन निकाल दीजिए। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन, ठीक है। यस मैम। पक्का? मैंने सपोज आपको एक कर्व दिया है, इसकी मतलब ये वाले क्वेश्चंस ना इजी होते हैं, आप मतलब बस आपको ये निकालना होता है कि वो जो कर्व है, जैसे कि आप एक सेकंड रुको, एक बढ़िया ड्राइंग बनाते हैं। मैम अच्छी तो बनाई थी। वही मैं कहती, साक्षी ने मतलब बोला नहीं, कुछ तो बोलती वो, क्योंकि वो बेचारी बच्ची मेरे को स्केल देना चाहती थी ना, याद है साक्षी आपको? हाँ सब कुछ याद है पर मैम, लेकिन आपकी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है, आपको स्केल की क्या जरूरत? अरे मैम Yes, की रे ऑप्टिक्स की ड्राइंग है। क्या क्या बहुत ऐसा बोल लग रहा रहे है कि आपको परेशानी हुई है? परेशानी हुई है क्या?
अरे मैम ने हमारी क्लास में खाती भी ड्रॉ करा था। अब हाँ, और बिना मैम ने किसी टूल के मैम ने सर्कल भी ड्रॉ करा था। और रेऑप्टिक्स की ड्राइंग तो मैम आपको याद ही होगी। अरे हमें भी वैसे इतनी भी भेजना खास नहीं हूँ मैं, ठीक है। सो बेसिकली मैम, हमें भी देखनी है। okay, I'll show it in the last of this class. देखो ये आपके पास एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, बोल रहे हैं कि वर्क डन निकाल दो, सब चीजें आपको मेंशन की हुई हैं, निकाल दो वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, यस इतने में प्यारा सा क्वेश्चन और ढूंढ लेती हूँ, आप लोग सोचो। प्यारा सा क्वेश्चन। 75 जूल्स। मैम 150 जूल्स। हम 75 ही आ रहा है। मैम चैट में देखो, आपकी सिस्टर आ गई। ओके, हेलो मंजू, हाउ आर यू सिस्टर? Okay, 150, 140 and then 75 joules. 75. 75। Okay, cool. So let me draw the graph. Oh, ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर दिया था। बेसिकली दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, राइट? सो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो आई नीड टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। तो ये हो जाएगा बेसिकली एक ट्रापेजियम में, आप चाहो तो वैसे सॉल्व करो, चाहो तो यू नो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, जैसे आपको करना है कर दो। मैम अब आपने मैं रेक्टेंगल बनाया था। देखो ना 10 है, 0 से 10, 0 से 5, वो भले ही लग कुछ भी रहा बट मैंने मैम नंबर अब ये भी, स्क्वायर लग रहा था, मैं क्या करूं? ये देखो ये 10, 5 ये होता मैम है मैंने हाफ। सिर्फ हाइट देखी थी, स्क्वायर समझा मैंने तो। नहीं, देखिए यही होता है कि आपको क्वेश्चन देखना होता है, क्योंकि ये ड्राइंग तो है नहीं, इट्स फिजिक्स, राइट? ओके, वो तो मेरी ड्राइंग अच्छी है, दैट्स अ प्रिविलेज, बट द मेन कॉन्सेप्ट इज कि आप समझो ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 10, सॉरी दिस 0 to 5 है ना, 5 और ये 10, तो बेसिकली आप यहाँ पे रख सकते हो 5 + 10 और हाइट भी हो जाएगी कितनी, 10। सॉल्व कर दीजिए, तो 15 × 5 इट्स 75 जूल्स। वेरी गुड, जिन बच्चों का आया था सॉफ्टी जैसे हार्ट आपके लिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे फोर्स के कुछ टाइप्स हैं आपके पास। एक है कंजर्वेटिव फोर्स और एक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर किसी को कुछ पता है इनके बारे में तो बता दो, वरना फिर हम बात करते हैं। शायद कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो हम पाथ होता है वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, और वो नॉन कंजर्वेटिव पाथ डिपेंडेंट होता है और नॉन कंजर्वेटिव में पाथ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। जब कंजर्वेटिव में पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वेरी गुड, यहाँ पर होती है पाथ इंडिपेंडेंसी, यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और इधर होता है पाथ डिपेंडेंट। उल्टा बोल दी। यस मैम, उल्टा बोल दिया। मैम मैम आपने थोड़ी वो बोला, ये बोलो कि आपने उल्टा बोल दिया। अब मैम ने उल्टा बोल दिया होता है। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब किया, आपको नॉन कंजर्वेटिव पहले लिखना था, कंजर्वेटिव बाद में। यस मैम, हमने सही बोला था। एक लाइन हो जाए मैम इंग्लिश में। नहीं बेटा, मैं पॉइंट्स लिख लूं जरा। तनिष्का 250 पॉइंट्स प्लस, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने दो पोजीशंस के बीच के लिए कौन सा रास्ता सेलेक्ट किया। आप इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चाहो तो ऐसे चले जाओ सिंपली, ठीक है, चाहो तो ऐसे नाच नाच के चले जाओ,
चाहो तो ऐसे करके चले जाओ, कुछ भी कर लो, उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। उसका बस कंसर्न क्या है कि आप पॉइंट 1 से चलने चाहिए, पॉइंट 2 तक पहुंच जाने चाहिए, यानी कि ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बेस्ड होता है। ठीक है, इसको क्या होता है, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता सेलेक्ट किया है। ये क्या होती है, ये होती है स्टेट फंक्शंस, इनको स्टेट फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। When it comes to नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कहानी है कि भाई हमको तो फर्क पड़ता है कि तुम पहले जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे, तुम ऐसे ऐसे पहुंचे कि तुम ऐसे ऐसे पहुंचे कि तुम सिंपली ऐसे पहुंच गए। ठीक है, इनको फर्क पड़ता है भाई। ऐसा बोला जाता है कि जब पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आपके स्टेट फंक्शंस होते हैं या कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, तो एक पूरे सर्कल में, पूरी जर्नी में, एक क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होता है, नेट वर्क डन, वो 0 होता है। जबकि जब आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं तो उनकी वजह से क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कैन नॉट बी 0, ऐसा बोलते हैं। अब देखो, इन दोनों को प्रूव करने के तरीके तो हैं भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वही देखो, एक बहुत सिंपल सी बात होती थी कि ए से बी तक जाना है, आपको हाइट दे दी जाती थी इनके बीच की, चाहे तो ऐसे चले जाओ चाहे ऐसे चले जाओ, और एक वो सीढ़ी वाला स्टेप भी होता था। ठीक है, तो उन तीनों रास्तों से आप वर्क डन निकालते थे, सेम आता था, बात खत्म हो जाती थी। पहली चीज। मैम हाँ जी साक्षी। मैम मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं भी 10 मिनट में रिटर्न करती हूँ। इंजेक्शन लगवा के आना। नहीं बाय। मैम। अरे कोई भी ओके। हाँ जी, ओके, बहन तैयार होकर आई है अब, दैट्स गुड। चलिए, तो आपको ये समझ में आया कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन नेट 0 होता है, और जब आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो नॉन 0 होता है। क्या इस चीज को किसी एग्जांपल से प्रूव कर पाओगे? लाइक ऐसे कोई सरफेस पे आ रहा हो, दिमाग में आ रहा हो? मैम आपने कह दिया, हमने मान लिया। चलो, मैंने बोला कि जो फ्रिक्शन है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसको देखो प्रूव कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रूव इन द सेंस कि जैसे मैं आपको डिस्कशन से एक के लिए बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रोड है, रोड रॉड, गर्मी कर ली। ओके। तो एक बच्चे का माइक ऑन रह गया था, नॉट अ बिग डील। यहां से क्या है भाई तुम लोगों को यार, इधर आओ। तो वो कोई ऑब्जेक्ट था जो पॉइंट ए से चलना शुरू हुआ, पॉइंट बी तक गया, और एक राउंड ट्रिप उसने मारी, यानी कि वो पहले ए से बी तक गया और फिर वापस बी से ए तक आ गया। अब एक बात बताओ, जब ये बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो एज पर द नोशन फ्रिक्शन विल वर्क इन दिस डायरेक्शन। यस ठीक है, मैम। यस तो मैम। जब वो ए से बी तक गया तो इस डायरेक्शन में, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने मान लिया चलो ये एस डिस्टेंस दूर था, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया माइनस का एफ डॉट एस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, जब ये ए टू बी गया। जब ये बी टू ए आया सेकेंड राउंड में, तो आप ध्यान से देखो, इस बार बॉडी इधर मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन भी तो अपोजिट कर लेगा अपनी डायरेक्शन को, क्योंकि वो तो हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगेगा। फिर से नेगेटिव ऑफ एफ डॉट एस हो गया। अगर मैं टोटल वर्क डन बोलूं तो वो नेगेटिव ऑफ 2fs आ गया ना, 0 कहाँ आया? तो यही पॉइंट था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में 0 वर्क डन नहीं होता है ना राउंड ट्रिप। इज दैट ओके? यस मैम। यस ठीक है, मैम। अब हमने वर्क के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने वर्क क्या होता है ये पढ़ा, वर्क के टाइप्स पढ़े, फोर्स अगर हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल या एक ग्राफ की फॉर्म में जाए तब कैसे डील करना है वो पढ़ा। फिर हमने देखा कि फोर्स कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो तब क्या काम होगा। तो वर्क के लिए इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। पर वर्क को ना एक और तरीके से कनेक्ट किया जाता है और वो होता है एनर्जी। तो उसके लिए बिना हम आगे पीछे का कहीं ज्यादा
घूमे हुए सिर्फ डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आएंगे, एंड दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, देखो मैं सही बता रही हूँ, ये मतलब लाइक वन शॉट काइंड ऑफ है, ये एक रिवीजन के लिए, जस्ट एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाए। अदरवाइज अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम कराने जाऊं तो जो मैंने कराया है वो 6 से 7 लेक्चर में कराया है, ठीक है। तो 6 से 7 का मतलब है कि रोज हमने एटलीस्ट 7-8 घंटे इस पर हमने लगाए हैं। तो ये उतने लंबा चैप्टर है, अगर हम 1 घंटे में कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी मेन टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि इसके बाद आप एक बार बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इज दैट फाइन? फिर भी कोई टॉपिक कोई चीज आपको परेशान करे तो मैं एक और लेक्चर रख लूंगी, इस 11th वालों के लिए स्पेसिफिक के लिए था, ठीक है, कि मैं उनके लिए एक लेक्चर और रख लूंगी थ्योरी का, हाँ, जहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पार्शियल डेरिवेटिव ये सब और अच्छे से बता दूंगी। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए 12th वालों तो आप लोगों को बता देना, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ जी बेटा। तनिष्का अभी आपने जो बोला वो ऐसे सुने थे, मैं ऐसे। मैम आपका मतलब आप केटीजी का भी लेक्चर लोगे क्या? केटीजी का लेक्चर, केटीजी मैम क्वेश्चंस करा देना सिर्फ। मैम एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में, वो डाउट में था। ठीक है उसको हम देख KTG लेंगे। चलो मैं ठीक है मैम। केटीजी का भी एक पीवाईक्यू तो कराना ही था। देखो यहाँ पे बोला गया कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस, अब जितनी भी फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है कि चाहे वो आपकी इंटरनल फोर्सेस हो, चाहे वो आपके लिए एक्सटर्नल फोर्सेस हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, जो भी है बस फोर्स होनी चाहिए। दैट इज द बेसिक थिंग, कि अगर फोर्स है तो सारा वर्क डन, सारी फोर्सेस का जो वर्क डन है उसको आप ऐड कीजिए और उसको बराबर रख दीजिएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, उसको आप बराबर रख दीजिएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम, और इससे इंपॉर्टेंट, इससे प्यारा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। ओके ओके, मैम वर्टिकल सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं वर्टिकल सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज बहुत प्यारी है, क्योंकि इससे आपको समझ में जो चीजें आएंगी वो ये आएंगी कि आप पढ़ते हो ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये जो चीज पढ़ते हो ये इसी का स्पेशल केस होता है, ठीक है, इसी का स्पेशल केस होता है, बट हम उसको अभी बाद पे देखेंगे। हमने यहाँ काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया, कि आपको फील नहीं हुआ कि हमने पोटेंशियल एनर्जी के साथ थोड़ा सा पक्षपात टाइप कर दिया, उसको हमने इंक्लूड ही नहीं किया? नो लगा मैम। क्या? लगा क्या? लगा है ना, लगाना। नो मैम। ट्राई टू फील द आंसर कि भाई यहाँ पे लगाना का मतलब क्या होना चाहिए, कि लगा। यस मैम। मैम थैंक यू अनु। तो फिर नया फॉर्मूला आ जाएगा। अनु को लगा सिर्फ इसलिए। देखो यहाँ पे जो एक कंजर्वेटिव फोर्स लिखा है ना, यहीं पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को छुपा दिया है, क्योंकि हमारी फिजिक्स में, ये मैंने 11th वालों को भी कराया है, 12th वालों को भी कराया है, 12th वालों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कराया है, 11th वालों को ग्रेविटेशन में कराया है, कि आपकी फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, इट इज द चेंज इन पोटेंशियल दैट इज डिफाइंड। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। जस्ट टू गिव इट एन एक्सप्रेशन, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के लिए इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कि भाई पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला था ना इन्फिनिटी पे जीरो होती है, कि वहां पे कोई भी मास कैसे भी पड़ा है, कैसे भी कॉन्फिगरेशन में पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को बताया था कि कोई भी चार्ज पड़ा है, कैसे भी पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताया था, याद है सब चीजें? यस मैम। यस, उसी के नोशन में, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में एक और चीज आज से जोड़ लीजिएगा, कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। कभी भी आप फ्रिक्शन का पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ोगे, हमेशा ग्रेविटेशन का पढ़ोगे, ग्रेविटी का पढ़ोगे, स्प्रिंग फोर्स का पढ़ोगे, समझ रहे हो? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, और इस तरीके से डिफाइंड होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी भी इस इक्वेशन में छिपा हुआ है और है, समझ में आता है क्या? यस मैम। यस मैम।
और अगेन मैं पोटेंशियल वाला चैप्टर आपको याद दिलाती हूँ फिर से, 11th वालों को ग्रेविटेशन वाला, 12th वालों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला। आपको मैंने वहां पे एक चीज बताई थी कि आप चार्ज को, 12th वालों कि चार्ज को इंफिनिटी से धीरे धीरे लाना, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, बताई थी? माइक ऑन करके बोल दो। यस मैम। और 11th वालों मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम इंफिनिटी से किसी मास के पास यूनिट मास लेकर आ रहे हो तो उसमें भी इतने आराम से लाना कि वेलोसिटी चेंज ना हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो जाए, राइट? Yes, वो सब ma'am. चीजें बताई इसलिए गई थी ताकि आप ये वाली चीज यूज कर पाओ, ठीक है, ताकि हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाए, ग्रेविटेशन वाली चीज को यूज करें, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्डन नहीं करें। तो ये सब चीजें यहाँ से कनेक्टेड है। तो ये टॉपिक खाली इस चैप्टर का नहीं, लंबा इसका मतलब यू नो डिस्कशन पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। चलिए, तो अब आप ये वाला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? अब जिन बच्चों ने कर लिया था दैट्स क्या क्या कराया अभी तक? हम उस स्लाइड पे दोबारा, हाँ वो वाला मैंने ये कराया था साक्षी, वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये इस वाले लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैम इसमें ये WC क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और U? पोटेंशियल एनर्जी। ओके मैम। दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैम आपको पता है जो आप बोलो और ना हो ऐसा हो सकता है, अभी लगी मुझे इन देखने की, एक नहीं दो दो। आई एम सॉरी। आपकी मम्मी आपको डराती है थोड़ा बहुत भी? हाँ यस, उनको साथ में रखा करो। मैं भी बहुत इंजेक्शन के लिए नौटंकी किया करती थी। मेरी मम्मी एक दिन मेरा ब्लड निकलवाने गई और वो मेरे सामने खड़े हो गए, मैम और मैंने कभी नहीं करी। जैसे मैंने थोड़ा सा मुंह बनाया, मैम मैं सोच रही उन्होंने थी चप्पल को लगाएगा। दिखाया अपने। ओके मैम मैं बताती हूँ। एक मिनट को, पहले लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक मिनट सृष्टि, कि एक बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा है, फोर्स का ये आपको इसे एक इक्वेशन दे रखा है, वर्क डन आपसे पूछा है, तो वी हैव दैट T is equals to √x + 3। अब इससे तो खाली काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि भाई अगर अभी मैंने निकाला कि वर्क डन निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता हो, यहाँ पे फोर्स नहीं पता, टाइम दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्म से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमको वर्क एनर्जी थ्योरम पर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम पर अगर हमको जाना है तो हमें वेलोसिटी तो चाहिए रहेगी ना भाई, ताकि हम उसमें 0 सेकंड 6 सेकंड ये सब पुट करके काम कर सकें। तो एक काम किया कि हमने स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, एंड इट वुड बिकम T² √x + 3 का स्क्वायर। या एक मिनट रुको, थोड़ा और सिंपल करते हैं, वैसे चलो सेम ही बात है, इसको स्क्वायर कर दीजिए एंड इट वुड बिकम x², 9 का स्क्वायर। मैम ओनली x आएगा ना? मैम 3 को या इजी हो जाएगा। अभी निकाल देंगे। अच्छा, फिर √x नहीं आएगा? यस मैम। चलिए एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, तो इट वुड बिकम T माइनस इट वुड बिकम √x T - 3। जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो आप इसको सॉल्व कर दो, इट वुड बिकम x T का स्क्वायर 9 का स्क्वायर एंड इट वुड बी -6T, राइट? अब आपके पास ये x आ गया, मुझे x से भी काम नहीं चाहिए, आई नीड वेलोसिटी, तो इसके लिए हमने डिफरेंशिएट मार दिया एंड वी विल गेट v is equals to 2T - 6। अब यहाँ पे आप T is equals to 0 पुट करोगे तो यू विल गेट द u and you will get -6 meter per second, and when you will get T6, जब आप T6 रखोगे तो you will get v as 2 6 12 12 - 6 6, ठीक है? अभी अगर मुझे चेंज इन, हाँ जी बेटा। मैम मैंने ऐसे करा था जैसे कि हमारी एक्स के साथ और टाइम का रिलेशन आ गया, तो मैंने टाइम की वैल्यू पहले 0 पुट कर दी थी, फिर मैंने टाइम की वैल्यू जो है वो 6 पुट कर दी थी, तो मेरा दोनों बार में डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम आया था। डिस्प्लेसमेंट सेम आया है यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है जब सेम ही पोजीशन आई है, तो इसीलिए मैंने वर्क डन डायरेक्टली 0 बोल दिया था। ओके, बट वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा ज्यादा सही तरीका है, ठीक है ना? ½ m,
वी स्क्वायर एफ, वी एफ हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 और इनिशियल हो जाएगा अगेन 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36, इट वुड बी 0। जब पोजीशन चेंज नहीं होती है जैसा कि अभी उसने प्रूव करा था अपने हिसाब से, तो आपको ये रिजल्ट मिलता है कि 0 श्योर हमारा आंसर आ गया। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, एक सेकंड रुकना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करोगे? यस मैम। यस मैम वो क्वेश्चन वाला स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा, एक बार देख लो, मेरे को जब हो जाए तो बता देना। मैम इसकी इक्वेशन भी तो होती है ना कि कंजर्वेटिव फोर्स की इक्वेशन होती है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x स्क्वायर। वो मैम ये याद डिफरेंशिएशन करें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म में जाता है वो, राइट? मैम हो गया। हाँ हाँ, लेकिन उसका ना ज्यादा एप्लीकेशन आपको देखने मिलेगा नहीं डायरेक्टली इन द नीट, मतलब डायरेक्ट नहीं मिलेगा। एक थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन तो होगा ही, जो हम पीवाईक्यू में जब डिस्कस करेंगे ना तभी उस कॉन्सेप्ट को साइड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन लिखेगा, स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। यस मैम। 1,2 से 4,1 तक एक बॉडी हमने डिस्प्लेस करी है, फोर्स आपको दे रखा है, ठीक है? और आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, मास आपको दे रखा है 10 kg, आपसे कहा है कि फाइनल वेलोसिटी निकालिएगा। फोर्स दे रखी है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखी है, वेलोसिटी पूछी है फाइनल वाली। समझ में आया क्या? अभी टाइम हो रहा है 21:27, 21:28 तक बता दीजिएगा। मैम 2 मिनट दे दो। चलो 29 तक बता दो। मैम 3 मिनट। मैम ये 4-1 है। ईशा 4,1 फाइनल पोजीशन ही पूछ रहे हो ना? यस मैम। मैम क्लास कब तक ओवर होगी? जब तक क्लास का टाइम पूरा ना हो जाए ना अनम, अगर ये क्वेश्चन आया तुम्हारे पास से, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मेरा आंसर बहुत अजीब सा आ रहा है। क्या आ रहा है? मैम मेरा आ रहा है 2 प्लस अंडर रूट में 12/10। मैम हंस रही मेरा हो? अजीब सा आ रहा है मैम, मेरा वर्क डन आ रहा है √10। मैम मेरा आ रहा है √23/√5। मैम आंसर बताने का फायदा ही नहीं है, गलत याद मैम करो। √23/√5 आ रहा है। यस मैम मेरा भी। आया था अरीब का। मैम √23/√5। वेरी गुड। अनीशा आपका भी सही, अरीब आपका भी सही, सृष्टि आप बताइए। मैम मेरा भी यही है। आपका भी सही मैम है। दिमाग ना छुट्टी पे चला गया है। एक उसका भी हमें, चलो मैं बताती हूँ मैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, आपको फोर्स दिया हुआ है 2i वेक्टर 3j कैप, यहाँ पे r वेक्टर दिया हुआ है आपको, आप निकाल सकते हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1 3i कैप 1 माइनस 2 माइनस j कैप। हमेशा ध्यान रखना इट इज x2 माइनस x1 यानी कि x फाइनल माइनस x इनिशियल, राइट? f r आ गया कि यहाँ से वर्क डन आ सकता है f डॉट r से, तो 2 3 मैंने 6। डिफरेंशिएट करके निकाला है। ओके, बट मैं मतलब आई रियली वांट यू टू यूज दिस काइनेटिक एनर्जी फॉर एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना? यहाँ से वर्क आ गया आपके पास, वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर और माइनस v का स्क्वायर, ठीक है? तो वर्क डन आपके पास 3 है, ये आपके पास मास कितना दे रखा है 10 दे रखा है,
u स्क्वायर यानी कि 4 और v का स्क्वायर आपसे पूछा है, सॉरी चेंज है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर ऐसे वाला है, फाइनल माइनस इनिशियल। यस ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6/10 और प्लस 4 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, राइट। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 3/5, 3 + 20/5, this is v का स्क्वायर एंड इट would become your 23/5 √m/s। सही बात है? मैम हाँ जी मैम बेटा। करा तो यही था, वो जो r वाला माइनस करना था ना, वहाँ पे 4 में से मैंने हाँ। 3 माइनस कर दिया था। ओके हाँ जी तनिष्का बोलो बेटा। इसके अंदर ना मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे रखी है, तो फिर मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। और फिर मैंने फोर्स का ऐसे मॉड्यूलस निकाल लिया था, और फिर मैंने फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए लगा के एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर मैंने v इज इक्वल्स टू u + et वाली इक्वेशन लगा दी थी। तो आपका आंसर क्या आ रहा था? हम बताया तो 2 + √12/√10। पर एक बात मुझे बताओ, जब अपन पेपर देने बैठ रहे हैं और हमारे पास एक अच्छा तरीका है तो हम इजी वाला तरीका अपनाएंगे ना। अगर आपका इजी वाला होता है तो मैं अपना वाला तरीका ड्रॉप कर देती हूँ, है ना। यस मैम। तो अब आपका तो वाला मैम इसमें वैसे easy- गलत क्या था? गलत क्या था, पर मैंने ना ध्यान से सुना नहीं, तो मेरे को फोटो भेज देना।